हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RSD ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके साथ सितंबर माह के द्वितीय पाक्षिक मूल्यांकन का विषय रसायन 12वीं क्लास 12 इसका आंसर्स जो असाइनमेंट्स के आपको मिले हुए हैं उसके आंसर्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं। यहाँ पे आपको पूर्णांक दिया हुआ है 30। ठीक है, यहाँ पे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक प्रत्येक पर 1 अंक आवंटित है। ठीक है, पहला देखिए प्रश्न क्रमांक 1, त्रिव अभिक्रिया का उदाहरण समीकरण द्वारा दीजिए। देखिए यहाँ पे त्रिव अभिक्रिया मतलब फास्ट रिएक्शन है। तो फास्ट रिएक्शन में क्या है, बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी BaCl2 लिखा है प्लस H2SO4। तो रिएक्शन होगा, फास्ट होगा और बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl। ठीक है, बेरियम सल्फेट का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसलिए एरो नीचे दिया है, मतलब बेरियम सल्फेट जल्दी अवक्षेपित हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन है आपका, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम गुल्डबर्ग तथा वागेन द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है, किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समय के साथ कम नहीं होती, किस कोटि के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता या कम नहीं होता है। अगला है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए। तो इसका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होता है, मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगला प्रश्न है आपका, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। देखिए आभासी मतलब क्या होता है, आभास होना कि रिएक्शन जो है वो एक से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे होता कितना है, केवल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। देखिए तो उदाहरण है इसका, एस्टर का अम्लीय अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराना। ठीक है, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें हम क्या लेंगे, एथिल एसीटेट को वाटर के आधिक्य में अपचयन कराते हैं तो हमको मिलता है एसिटिक एसिड प्लस एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर अभिक्रिया जो रह रही है उसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, अभिकारक जो है वो दो है, एक एथिल एसीटेट और एक क्या है, वाटर। लेकिन वाटर जो रहता है उस पर रिएक्शन की रेट जो रहती है वो डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वाटर जो रहता है वो आधिक्य में रहता है और जो परिवर्तन होता है वाटर का जो कंसनट्रेशन पे वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम केवल डिपेंड करते हैं किस पे, एथिल एसीटेट पे, इसलिए ये केवल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की परिभाषा लिखिए। तो किसी भी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें अभिक्रिया जो रहती है आधी पूर्ण हो चुकी रहती है, मतलब हाफ रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका रहता है, आधी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी होती है, उसे हम अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 7 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र लिखिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु अर्धायुकाल जो रहता है T12 = 0.693 डिवाइडेड बाई K। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, T12 जो रहता है मतलब अर्ध आयुकाल जो रहता है वो किसी भी प्रकार से अभिकारक जो रहते हैं यानी कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रह रहे हो उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है आपका, 2H2 + O2 यानी बनता है 2H2O के लिए O2 के विलुप्त होने की दर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रेट पूछ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये बताता है। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न 9 से 11 तक प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित हैं। देखिए ताक्षणिक दर की परिभाषा लिखिए। तो किसी दिए गए क्षण पर अभिक्रिया का वेग जो रहता है वो ताक्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी निश्चित समय t पर ताक्षणिक वेग एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, किसी t टाइम पर, ठीक है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मोलर कंसंट्रेशन में जो भी चेंज हुआ है वो उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बराबर होता है। तो अभिक्रिया यदि R से P में कन्वर्ट, मतलब कोई भी रिएक्शन में R जो है वो रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट है आपका, तो R से P के लिए हम यदि ताक्षणिक वेग निकालना है तो R इंस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D माइनस dR/dt इज इक्वल टू प्लस dP/dt। यहाँ पर माइनस क्यों लगा है आपको पता होगा, माइनस मतलब जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अभिक्रिया में वो कम होते जाएंगे उसका कंसंट्रेशन और जो प्रोडक्ट है वो बनता जा रहा है, इसलिए प्लस का निशान लगता है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्या है आपका, अभिक्रिया की दर जो है वो अभिक्रिया दर स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। अभिक्रिया दर स्थिरांक क्या होती है,
किसी अभिक्रिया की दर इकाई समय में सांद्रता के परिवर्तन के बराबर होती है। ठीक है, अतः सांद्रता की इकाई को समय की इकाई से भाग देने पर अभिक्रिया की दर जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगी। यदि सांद्रता को मोल लीटर इनवर्स में तथा समय को हम सेकंड में दर्शाएं तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स हो जाती है। ठीक है, अगला है आपका ताप गुणांक क्या है, सूत्र लिखिए। किसी अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर यदि वेग स्थिरांक का अनुपात 2 से 3 के बीच होता है तो इसे हम ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक क्या होगा, इज इक्वल टू KT प्लस 10 डिवाइडेड बाई KT, 2 से 3 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न 12 से 13 अंक, प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है। तो यहाँ पर प्रश्न 12वां कहता है आपसे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को समझाइए। तो देखिए पहला क्या है, अभिक्रिया कारकों का सांद्रता। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, जैसे बहुत सारे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, उसमें से आपको 3 पूछा गया है। तो फर्स्ट है आपका जैसे सांद्रण, कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे आप क्या करते जाते हैं, अभिक्रिया का सांद्रता जो रहती है जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रहती है वो बढ़ते जाती है। ठीक है, एक से अधिक अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यानी यदि एक से अधिक अभिकारक हैं तो उस स्थिति में जो वृद्धि होगी रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी वो किस पर डिपेंड करती है, वृद्धि मोल सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है इसका दूसरा किस पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा जो रहती है वो बढ़ जाती है, और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है वो भी बढ़ता है। लेकिन ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी 2 टाइप की अभिक्रियाएं होती है टेम्परेचर पर देखें तो यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया का वेग जो रहेगा वो ताप बढ़ाने पर घटता है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रश्न नहीं है ये, इसी के 3 टॉपिक हैं। तो इसमें थर्ड आपका टॉपिक है उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, मतलब कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, लेकिन खुद जो रहते हैं वो रिएक्शन में कोई भी उसमें चेंज नहीं होता, वो अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, तो वो कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता भी है या घटा भी सकता है। ठीक है, तो जैसे तो कुछ उत्प्रेरक जो रहते हैं धनात्मक होते हैं, कुछ उत्प्रेरक जो रहते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो जो धनात्मक होते हैं वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, बढ़ाते हैं। ठीक है, क्यों कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे जब धनात्मक उत्प्रेरक होता है जो वो एक्टिवेशन एनर्जी जो रहती है, ठीक है, उसको बढ़ा देता है, कम कर देता है। रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है, ठीक है, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक जो रहेंगे वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो उस स्थिति में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो रहती है बहुत हाई होती है, तो उस स्टेज में रेट ऑफ रिएक्शन जो रहती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कंप्लीट, दर अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारक। ठीक, अगला प्रश्न है अब आपका प्रश्न 13वां, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि। तो आणविकता क्या होती है, मतलब मोलों की संख्या, कोई भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में जो अभिक्रिया में का दर निर्धारक पद होगा वो अणुओं की संख्या होती है, कि कितना अणु जो रहता है वो भाग ले रहा है उस पर डिपेंड करता है, तो वो आणविकता है। और अभिक्रिया की कोटि क्या रहती है, अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसके घात का योग जो रहता है वो अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि आप आगे भी पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारा होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये सब होता है। ठीक, और अब आणविकता जो रहती है वो सैद्धांतिक मान होता है जो हमेशा पूर्णांक में ही आपको मिलेगा। ठीक, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो रहती है वो प्रयोग द्वारा सिद्ध की जाती है, और ये फ्रैक्शन में भी आपको, यानी जो कि प्रभाज में भी इसकी वैल्यू जो है हमको मिल सकती है। ठीक, इसका मान 0 हो सकता है, किसका, आणविकता के लिए किसी भी रिएक्शन में आणविकता जो होती है वो 0 भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है इसमें किसी भी इसका मान जो रहता है वो 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 14 से 15 तक, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न 14 कहता है, शून्य कोटि अथवा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखकर वेग स्थिरांक का सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है
या तो आप लिखिए ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखिए, या फिर आप लिखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर आपको ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को है एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, यदि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, तो इसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया करते हैं। मतलब अभिक्रिया जो रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट जो भी अभिकारक लेंगे हम, उसके कंसंट्रेशन पर रिएक्शन जो रहेगा उसका रेट डिपेंड नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है, या शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। शून्य का घात है मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है वो, ठीक है। तो यदि मान लो शून्य कोटि की अभिक्रिया है के लिए यदि हम लिखें तो एक रिएक्शन है ए से बी में, वो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए ज़ीरो, ठीक है। अगर हम इसको समीकरण एक मान लें का नाम दें तो फिर किसी भी मात्रा पर ए ज़ीरो है ना, यानी कि ज़ीरो की वैल्यू शून्य घातांक का मान जो रहेगा वो यदि हम इकाई मानते हैं तब वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू वन ए, क्योंकि शून्य घातांक का मान हम क्या मान रहे हैं, इकाई मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी डी ए इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है, क्योंकि एल की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, सॉरी हमने ए ज़ीरो की वैल्यू ले ली थी 1, तो हमको डी ए की वैल्यू मिलेगी के इंटू डी टी। यहाँ पर डी टी को पक्षांतर कर दीजिए। अब दोनों पक्षों में हम यदि समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है, यदि हम इसको समीकरण 2 दे दें, ठीक है। तब यहाँ पर t को यदि हम ज़ीरो मान रहे हैं, यदि समय शून्य मतलब कोई भी समय नहीं हुआ है, उस स्थिति में अभिकारक का जो सांद्रता है वो ए ज़ीरो यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए ज़ीरो मान रहे हैं यहाँ पर, तो ए ज़ीरो जो है वो क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होता है यदि समय क्या है t इज इक्वल टू ज़ीरो मान रहे हैं। तो समीकरण 2 में हम a और t की वैल्यू रख देते हैं। तो a की वैल्यू हम मान रहे हैं a0, तो a0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो लिया प्लस आई, तो a0 इज इक्वल टू आपको i मिल गया। अब वापस आप समीकरण 2 में i की वैल्यू रख दीजिए। तो i की वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस a0, क्योंकि i की वैल्यू a0 आपने निकाली, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a0 माइनस a, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0 माइनस a अपॉन टी, ठीक है। तो यही शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक। अगला है आपका प्रश्न, अगला यहाँ पे हमारा असाइनमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में आप अपने इस चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यदि आपको अगर आपका मंथली असेसमेंट के सारे आंसर्स चाहिए या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए जाते हैं जो हर मंथली आपको प्रोवाइड किए जाते हैं क्वेश्चन, उसके भी आंसर्स अगर आपको चाहिए जल्द से जल्द, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको जल्द से जल्द इसके आंसर्स मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच।